तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमचे मित्र गावंडे साहेब, जनमंचचे अध्यक्ष जगताप साहेब, मंचावर उपस्थित आणि समोर बसलेले मला वाटतं बहुतांशी लोकांचे मी नावं घेऊ शकतो, म्हणून नाव घेणं टाळत पुढे चालतो. मित्र आणि मैत्रिणींनो, नमस्कार. जय विदर्भ. आज ज्या व्यक्तींच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आपण इथे एकत्र झालेलो आहोत आणि हा कार्यक्रम घेतोय, जस्टिस अशोक देसाई. म्हणजे एका पर्सनॅलिटीला किती आयाम असू शकतात. एक बहुआयामी पर्सनॅलिटी म्हणजे जस्टिस देसाई. ते वकील होते, ते जज होते. जगताप साहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे ते सामाजिक कार्यकर्ते होते, ते एज्युकेशनिस्ट होते, ते ऑथर होते. 1969 साली त्यांनी वकिली सुरू केली. त्यानंतर त्याच वेळेस त्यांनी लॉ कॉलेजला लॉ शिकवलं. ही वॉज लेक्चरर ऑल्सो. मग ते लॉ डिपार्टमेंटचे डीन झाले. त्यानंतर ते युनिव्हर्सिटीचे एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलर झाले. अशाच वेळेस सायमल्टेनियसली ते डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशनचे प्रेसिडेंट झाले. आणि आमची जी सर्वोच्च संघटना आहे वकिलांची, बार काउन्सिल, त्याचे सुद्धा ते मेंबर म्हणून निवडून आले. मग बॉम्बे हायकोर्टाचे जज झाले, अलाहाबाद हायकोर्टाचे जज झाले आणि उत्तराखंड हायकोर्टाचे प्रथम मुख्य न्यायाधीश झाले. विविध पुस्तकांचे ते ऑथर होते. जेव्हा त्यांच्याबद्दल आम्ही वाचतो ना, तर खरं म्हटलं तर ईश्वराने त्यांना फार कमी आयुष्य दिलं, त्याबद्दलचं दुःख आहे. तर इतक्या कमी वेळेत इतकं सर्व कसं करू शकतो कोणी? जस्टिस वर्सेस जस्टिस हे त्यांचं पुस्तक. आणि अशाच प्रकारचे अजून 3-4 पुस्तकं त्यांनी लिहिलेले आहेत. पण हा जो टायटल आहे, दॅट डिनोट्स की ज्यावेळेस त्यांनी कंटेम्प्ट, स्वतःच्या चीफ जस्टिस विरुद्ध कंटेम्प्ट काढलं होतं, दिस शोज की ती काय पर्सनॅलिटी होती. आणि अशा पर्सनॅलिटीच्या स्मृतीप्रित्यर्थ असलेल्या या कार्यक्रमात जनमंचने मला बोलावलं आणि हा मान दिला, तो सुद्धा दुसऱ्यांदा. तर त्याबद्दल जनमंचचं मी मनापासून आभार मानतो. आजचा हा जो सिम्पोजियम आहे, हा फक्त महाराष्ट्रात नाही, महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा जाणार आहे. लाईव्ह टेलिकास्ट आणि त्याच्यानंतर रेकॉर्डेड टेलिकास्ट सुद्धा जाणार आहे. म्हणून मी आयोजकांची परवानगी मागतो आणि राष्ट्रभाषेमध्ये शिफ्ट होण्याची परवानगी मागतो. अध्यक्ष, आज देश बड़े मजेदार ऐसे अलग अलग मरहलों से गुजर रहा है. इससे पहले कभी इतनी एक्टिविटी एक साथ हमने कभी देखी नहीं थी. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है. तो जब ये टॉपिक की बात चली तकरीबन 20 दिन पहले, तब पता ही नहीं था
कि आप के सिलेबस में जो था आप वो पढ़ के आएंगे और जब एग्जाम्स लिखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस अलग होंगे। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं बता दूं कि जब देश ऐसे हालात से गुजरता है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आती है वहां के सिविल सोसाइटी की, कि वो ये ध्यान रखे कि हमारा समाज संविधान की जो चौखट है उसके बाहर न जाए। हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी जिम्मेदारियों से न भागे, हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हमको बेवकूफ ना समझे। जनमंच को फिर से एक बार मुबारकबाद देते हुए कि आपने अपनी सिविल सोसाइटी के रूप में जिम्मेदारी को समझा और इस सीरियस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए गावंडे जी को और मुझे यहां बुलाया। जनमंच का काम हम कई सालों से देख रहे हैं। जनमंच ने अलग अलग फील्ड्स में काम किया है। अगर विदर्भ के लिए कहें तो विदर्भ को लेकर जो उन्होंने पूरे विदर्भ में वोटिंग करवाया था, तब साथ में वो लोग थे जो कहते थे कि कुछ भी हो जाए विदर्भ अलग होगा, और सत्ता में आने के बाद फिर विदर्भ से प्यार कम हो गया। लेकिन तब 97% वोट्स विदर्भ को मिले थे। एक बहुत बड़ी लड़ाई जनमंच लड़ रही है आज भी, वो है विदर्भ के इरिगेशन के बैकलॉग की। आप सभी लोग जानते हैं उस लड़ाई के बारे में कि उसमें कितने बड़े बड़े नाम आ रहे थे, अलग अलग चार्जशीट्स आ रही थी, एफआईआर्स आ रहे थे, और 2019 में एक छोटा सा घोड़ा बाजार हुआ था। सुबह कुछ जल्दी हो गई थी उस दिन राजभवन में, बाकी क्या हुआ वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन 3 दिन बाद कोर्ट में मेरे हाथ में एक एफिडेविट आया सरकार का। वो कहता था कि जो उस वक्त सिंचाई के मिनिस्टर थे और उन थोड़े दिनों की सरकार में और बाद की बड़ी सरकार में भी उप मुख्यमंत्री बने, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उनका क्लीन चिट दे दिया गया है। यह मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि जब यह टॉपिक आता है तो लोग सोचते हैं कि हमें क्या, ये वो आपस में लड़ लेंगे, सरकार कुछ भी बन जाए, हमें क्या। तो उस हमें क्या का जवाब यह है कि आपको फर्क ऐसा पड़ता है कि जब क्लीन चिट दे दी गई तो फिर बैकलॉग का क्या हुआ। कैनल्स बनाने के हमने पैसे तो दे दिए, जब जनमंच ने यात्रा निकाली उसकी और जाके देखा तो यार कम से कम नाली तो बना के रखो, वो तक नहीं थी। तो ये जनमंच का जो काम है, इसका मैं यहां पे उनके जज्बे को सलाम करता हूं, और एक सिविल सोसाइटी ने किस तरह से काम करना चाहिए उसका एक आइडियल नमूना है जनमंच। तो फिर से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अब जगताप साहब, जब आपने ये टॉपिक दिया उसके बाद आपके खिलाफ 2 कंप्लेंट्स आई है मेरे पास। नंबर 1 कंप्लेंट थी कि 15 दिन पहले जब राज्यसभा के इलेक्शंस नहीं हुए थे, विधान परिषद के इलेक्शन नहीं हुए थे, तब आपने ये टॉपिक चुना। तो क्या आप जानते थे और आपने सबसे छुपा के रखा था कि गुवाहाटी के लिए स्पेशल फ्लाइट्स रहेंगे? दूसरी शिकायत आई कि आप हमारी पूरी कम्युनिटी को बदनाम कैसे कर सकते हैं कि हम बहुत ईमानदार होते हैं, जिस मालिक के पास होते हैं उसकी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, उसका सामान ढोते हैं, उसके सिवा किसी को पीठ पर नहीं बैठने देते। हाँ, मालिक इजाजत दे तो ही पीठ पर किसी और को बैठने देते हैं। अगर पीठ पर बैठने के पैसे मिलते हैं, बिठाने के पैसे मिलते हैं, तो वो भी मालिक को देते हैं, और फिर भी आप घोड़ा बाजार करके पूरे घोड़ों को बदनाम कर रहे हो।
इंसान की बेईमानियों का हम पर इल्जाम मत दीजिए। ये 2 शिकायतों का आपको जवाब देना है सर। हॉर्स ट्रेडिंग, ये वर्ड क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया कि शायद मैं कोई दूसरा वर्ड इसके लिए ढूंढ पाऊं, तो जब इसकी हिस्ट्री में गया तो हॉर्स ट्रेडिंग की हिस्ट्री ये मिली कि पहले घोड़ों को बाजार में लाके बेचा जाता था। कोई स्टैंडर्ड्स नहीं थे कि उस घोड़े में क्या अच्छाई है क्या बुराई है इसको जांचने के। तो जो व्यापारी होता था ना, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती थी झूठ बोलने की और बेईमानी करने की कि मेरा घोड़ा बहुत अच्छा है, ये तो 200 की स्पीड से दौड़ता है, 400 किलो वजन उठाता है, वगैरह वगैरह, अरब की नस्ल का है। तो जब कोई झूठ बोल के कोई चीज बेचता है या तो कोई सौदा बेईमानी से होता है तो उसको फिर हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाने लगा। लेकिन जो आज चल रहा है उसको उससे बेटर कोई दूसरा वर्ड ही नहीं मिल पाया। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। अब ये शुरू कब हुआ? दूसरे देशों में इसका इतिहास हमसे पहले का है, लेकिन 1950 में हमने संविधान अपने लिए अपनाया। जब संविधान बन रहा था तो इस बात को लेकर संविधान सभा में चर्चा हुई कि हम जिस तरह का पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपना रहे हैं उसमें यह धोखा हमेशा होगा कि लोग फ्लोर को क्रॉस करेंगे और जिन लोगों ने उनको चुन के दिया है उनको डिच करेंगे, उनको फंसाएंगे या उनको बेवकूफ बनाया जाएगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं का उस वक्त ये ख्याल था कि हमारी जिम्मेदारी है कि इन लोगों ने किस तरह से बिहेव करना, इसके लिए एक ब्रॉड आउटलाइन संविधान में डाल देना। हमें यकीन है कि हमारे देश के लोग आजाद होने के बाद इस तरह का नहीं करेंगे, और अगर होता है तो फिर आगे जो पार्लियामेंट्स आएगी वो इनके लिए कानून बना सकेंगे। तो आजादी का जोश था, महात्मा गांधी की पुण्याई थी, और वो जनरेशन था जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन वो जनरेशन बहुत जल्दी खत्म हो गया, और सबसे पहले हॉर्स ट्रेडिंग का इशू जो आया देश के सामने वो 1967-68 में आया, और हमारे अपने यशवंतराव जी चौहान, इनकी अध्यक्षता में एथिक्स कमेटी को ये रेफर किया गया कि ये जो फ्लोर क्रॉसिंग हो रहा है जिसमें बहुत पैसा भी इन्वॉल्व हो सकता है, लोगों की नीयतें खराब हो रही है, इसके लिए क्या किया जाए। तो 1969 में वो कमेटी बनी। उस कमेटी में यशवंतराव जी थे चेयरमैन, उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग थे और खास तौर से बलराज मधोक भी थे। तो जो रिपोर्ट आया तो मेजॉरिटी रिपोर्ट यशवंतराव चौहान जी के सिग्नेचर से था और डिसेंटिंग नोट बलराज मधोक जी का था। तो वो कहते थे उस रिपोर्ट में, उन्होंने 3 बातें कही थी चौहान साहब ने कि हमने क्या करना चाहिए। उनका रिकमेंडेशन था कि जो टर्न कोट होते हैं यानी दल बदलू, तो जब तक कि ये दल बदलू फिर से री इलेक्ट होकर नहीं आता है जनता से, तब तक के गवर्नमेंट की किसी भी पोस्ट में, खास तौर से मिनिस्टर की पोस्ट में, इसको अपॉइंट नहीं किया जाए, ऐसा कानून बनाना चाहिए। दूसरा था, जैसा ही इसने दल बदला उसको डिस्क्वालीफाई करो। और तीसरा था सबसे महत्व का कि जो पक्ष दल बदलुओं को अपनाता है उस पक्ष पे कार्रवाई हो। ये 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस 1969 में आए, लेकिन आज भी हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। जो डिसेंटिंग नोट थी मधोक साहब की, वो भी कंसिडर करने जैसी है। उन्होंने कहा था कि हम जो है ये मल्टी पार्टी सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमने जो अपनाया है सिस्टम हमारा पॉलिटिकल, वो मल्टी पार्टी सिस्टम है।
और मल्टी पार्टी सिस्टम में यह होता है कि एक ही प्रिंसिपल्स को मानने वाले ब्रॉडली कई सारी पार्टियां हो सकती है। कि अगर आप सोशलिज्म को मान रहे हैं तो 2-4 पार्टियां सोशलिज्म को मानती है, अगर कम्युनिज्म को मान रही है तो 3-4 पार्टियां कम्युनिज्म वाली है। अगर आप एक्चुअली संविधान को यह मान्य नहीं है कि धर्म पे आधारित कोई पक्ष हो, लेकिन सरकार धर्म को आधारित बनाई जाए ऐसी डिमांड के साथ लोग गुवाहाटी में बैठे हैं, वो भी एक प्रश्न है। तो धर्म के आधारित कम्युनल पार्टियां भी हमारे पास है, तो इसलिए लोगों का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना इजी होता है, तो इसके लिए भी इलाज ढूंढा जाए, ऐसा बलराज मधोक जी का उस टाइम सजेशन था कि एक स्कूल ऑफ थॉट वाली एक ही पार्टी। लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर यह हुआ कि 1998 में राज्यसभा की इलेक्शन आए, और उस राज्यसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र में ही उस टाइम के रूलिंग पार्टी के एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट थे राम प्रधान, उनको लड़ाया गया था महाराष्ट्र से। वो महाराष्ट्र में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नागपुर के ही थे, उनसे वो हार गए। तो बड़ी हलचल मच गई। फिर से इशू एथिक्स कमेटी को फॉरवर्ड किया गया। उस एथिक्स कमेटी को फॉरवर्ड करने के बाद फिर से अब अध्यक्ष तो चुनना है एथिक्स कमेटी का। पहले भी चौहान थे, अब भी चौहान आए, अब थे शंकरराव चौहान। महाराष्ट्र ही है एथिक्स कमेटी में। फिर उस एथिक्स कमेटी ने एक रिकमेंडेशन किया कि जो राज्यसभा का इलेक्शन है या काउंसिल का इलेक्शन है, इसमें पार्टी के जो वोटर्स जाएंगे उनके वोट्स ये सीक्रेट बैलेट नहीं होंगे। ये पहली बार आया इंडिया में, बल्कि उनके जो वोट्स होंगे वो ओपन वोट्स होंगे। वो रिकमेंडेशन को मान लिया गया, और उसके बाद 2003 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये अमेंड हुआ। उसके 3 सेक्शंस अमेंड किए गए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के, और वो तीनों सेक्शंस में यह जोड़ा गया कि अब जो पार्टी के वोट्स हैं वो ओपन वोट होंगे, और जो पार्टी के वोटर्स हैं यानी एमएलएज हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि पार्टी का जो प्रतिनिधि होगा, विप या उसके नॉमिनेट किए हुए 2 लोग, उनको वो अपने वोट्स बताएंगे कि उन्होंने किसको दिया है। और इस ओपन वोट के अभी हमने इलेक्शन देखा है, इसमें भी उसका इस्तेमाल हुआ। ये इतिहास बताना इसलिए जरूरी था कि पहले हम समझे कि हमने 1950 में शुरू कहां से किया था। शुरू हमने यहां से किया था कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पर पूरा भरोसा कर रहे थे, उनकी ईमानदारी पर, उनकी अंतरात्मा पर पूरा भरोसा कर रहे थे कि वो जो वोट करेंगे वो ईमानदारी से होगा। और 2003 में हम कहां आ गए कि हमको हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स पे यकीन नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा, और उनसे कहा गया पहले तुम बताओ तुमने वोट किसको किया। मैंने जब मैं कॉलेज में था तो लेट सिंधिया जी जो हैं, इनके फादर मिनिस्टर जी के, उनका एक भाषण सुना था। उन्होंने कहा था कि आप लोग हमको भला बुरा कहते हैं पॉलिटिशियंस को कि हम बेईमान हैं, हम चोर हैं, हम डाकू हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हम कौन हैं? बोले हम हैं जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि, हम आपका मिरर इमेज है। जो आप है वही आपके प्रतिनिधि है। तो उस वक्त बड़ा बुरा लगा था, तब हम स्टूडेंट्स थे। एक आइडियोलॉजिकली बहुत डिफरेंट सेटअप होता है स्टूडेंट्स का कि ये कैसे पूरे सारी जनता को ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़े, पता चला कि सिंधिया जी ने जो उस वक्त कहा था वो बिल्कुल सच था। फिर उनके बेटे कांग्रेस से चुन के आए, और तकरीबन 6 मिनिस्टर और 22 एमएलए के साथ में
उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। जिन लोगों ने और वो सारे एमएलए को बाद में रिजाइन करना पड़ा और री इलेक्शन के लिए फेस जाना पड़ा, तो उनमें से तकरीबन 17 लोग वापस चुनकर आए। तो क्या यह सिर्फ जनप्रतिनिधियों का हृदय परिवर्तन था या उनके वोटर्स का भी था? तो माधवराव जी सिंधिया मुझे फिर उस दिन भी याद आया कि ही वॉज राइट, जनप्रतिनिधि। अब ये जो दो इलेक्शन है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, राज्यसभा और विधान परिषद, तो ये हाउसेस क्या है? लोकसभा और विधानसभा ये जनता में से चुन के जाने वाले, डायरेक्ट चुन के जाने वाले हाउसेस है। ये जनता का कौल होता है, उस आदमी का कौल होता है जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। अगर डेमोक्रेसी को हम डिफाइन करें इस लाइट में, तो डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात यह है कि एक छोटा सा आदमी एक छोटे से बूथ में जाता है, छोटी सी पेंसिल लेकर, और छोटे से कागज पे एक निशान लगाता है और बड़े बड़ों की किस्मत का फैसला करता है। बस ये डेमोक्रेसी। इसलिए जो डायरेक्ट इलेक्शन है उसमें इंटरनेशनल कोवेनेंट्स भी है और संवैधानिक प्रोविजन है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की प्रोविजन है कि सीक्रेट बैलेट होगा, ताकि पता ना चले कि उस छोटे से आदमी ने किसको वोट दिया। वरना वो जो बड़ा आदमी है उसका क्या करेगा ये हम नहीं जानते। तो इसलिए वो सीक्रेट बैलेट है। लेकिन राज्यसभा ये उस स्टेट को अपर हाउस में रिप्रेजेंट करने वाले लोगों के बैठने की जगह है, जिनकी जिम्मेदारी अपने स्टेट की बात करने की है, और वो बात करने के लिए उनको चुनते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। तो हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को किसी एक प्रिंसिपल पर चलने वाले पार्टी का मेंबर करके चुना था, क्योंकि उसके मैनिफेस्टो में उसने कहा था कि हमारी सरकार क्या करेगी, हम किस प्रिंसिपल पे चलेंगे, तो आप मुझे चुन के दीजिए। वो मैनिफेस्टो पढ़ के हमने किया। तो चुन के जाने के बाद उसने अपने मैनिफेस्टो के खिलाफ जाके कोई काम नहीं करना चाहिए, इसलिए उसका वोट ओपन रखना चाहिए, ऐसा उस कमेटी ने रिकमेंड किया था। उसके बाद में वो कानून बना है। सेम पोजीशन विधान परिषद की है। विधान परिषद के मेंबर्स ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, टीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां भी सेम पोजीशन है, इसलिए इनके ओपन वोट्स हैं। ये ओपन वोट्स नहीं होना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। कुलदीप नायर जी जो पत्रकार थे बड़े मशहूर, उन्होंने चैलेंज किया था ये इशू सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने गया, और 5 जजेस की बेंच ने, जो मैंने अभी आपको बताया, इसी लाइंस पर जजमेंट देके इसको करेक्ट कहा। बोले ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि आज के हालात में इस तरह से अगर हम नहीं करेंगे तो उन पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल होगा ईमानदारी से अपने लोगों से काम लेना। और जब हम रात में सोएंगे तो पता चला कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो हमने चुन के दिया था एक्स पार्टी में है, सुबह जागे तो पता चला ये तो वाई पार्टी में है, जिसको हमने नहीं चुन के दिया था। तो इसलिए ये जरूरी है। और एक जब मल्टी पार्टी सिस्टम होती है तो हमारे पास में एक लॉयल्टी का नॉर्म भी होता है। देखिए, एक एग्जाम होता है जो हर 5 साल में एक बार आता है। वो उनका नहीं होता जो चुन के गए, वो आपका और हमारा होता है, जिनको अगले 5 साल के लिए उन पॉलिसीज के बिना पर लोगों को चुनना होता है कि कौन सी पॉलिसी आगे चलाएंगे। तो उन पॉलिसीज के लिए हमने जिसको चुन के दिया, अगर वो हमको मजेदार में छोड़ के जा रहा है तो उसको कैसा रोकेंगे? उसके लिए सर ये सब कानून है कि इनको कैसे रोका जाए। फिर 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उसको 10th शेड्यूल उसमें जोड़ा गया। 10th शेड्यूल था जो पहली बार आया कि अगर कोई पार्टी बदलता है इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद का, तो उसको किस तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाए।
और उसमें आता है कि अगर पार्टी से आप जा रहे हो तो अकेले नहीं जा सकते, मिनिमम 2/3 को ले जाना है। लेकिन ये कानून कब अप्लाई होता है? जब हाउस के अंदर के किसी प्रोसीडिंग्स के लिए बेईमानी होती है। जो घोड़े बाजार हो रहा है ये हाउस के बाहर हो रहा है, उसको ये अप्लाई नहीं होता। और ये ग्रे एरिया बचा हुआ है हमारे पास कि एक्सेप्ट पार्टी टेकिंग सम एक्शन, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई कानून नहीं है कि कानून बनाने वालों को किस तरह से कंट्रोल में रखा जाए। तो ये जो ग्रे एरिया है इसका हम फायदा लेते हैं कि अगर सपोज जैसा आज हम देख रहे हैं, जो व्हिप है वही चले गए, एक्शन कौन लेगा? फिर नया व्हिप अपॉइंट करो, उसको अगर रिकॉग्निशन नहीं दिया स्पीकर ने तो जनता ने जो इतना चुन के दिया था वो तो रहेगी जगह पर। इतना खर्च हुआ था हमारे खजाने से, जो टैक्स पेयर्स के पैसे से जमा हुआ, तो जो वेलफेयर के लिए जाना चाहिए था पैसा, वो वेस्ट हो गया डबल से, फिर वही सर्कस। तो ये ग्रे एरिया है जिस पर बहुत अब वक्त आया है सोचने का कानून बनाने वालों को। लेकिन ये लागू कहां से करना चाहिए? तो मैंने कहा कि एमएलसी होते हैं हमारे, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं एमएलसीज। तो अब जब इलेक्शन होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, यानी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत नहीं आती है उसमें, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, तो ये जो हम देखते हैं रेगुलरली कि वहां जो कैंडिडेट लड़ता है उसके कैलकुलेशंस होते हैं, एक विधान परिषद इनका 2 विधान परिषद ये 3, कि उसका जो 5 साल का टर्म है उसमें कितने विधान परिषद आएगी बीच में? क्यों? कि हर विधान परिषद के इलेक्शन के टाइम आपस में क्वेश्चन पूछा जाता है, काय रेट खुले जी, क्या रेट खुले, किस चीज के, पर वोट का बेसिक रेट क्या है? क्योंकि वो बेसिक रेट दोनों पार्टी वाले वादा करते कि यस हम ये बेसिक रेट देंगे, कोई छुपा हुआ नहीं है, ओपन सीक्रेट है। फिर उसमें जो अपने रेट बढ़ाता है वो चुन के आता है। अब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे लोग आ गए, उन्हीं में से बाद में हमने आमदारों को भी चुना। लेकिन ट्रेनिंग क्या हुई थी कि कितने आते अपने इलेक्शंस, तो सेम कैलकुलेशन कितनी राज्यसभा आएंगी। तो इसलिए ये जो कानून आना चाहिए इस तरह के क्रॉस वोटिंग का, या वोटिंग में जो अपने वोटर्स ने जिस चीज के लिए चुन के दिया था उसके खिलाफ जाके वोटिंग करने का, उसके लिए भी डिस्क्वालिफिकेशन के साथ ही एक पेनल लॉ भी होना चाहिए कि इसमें अगर ये साबित हो गया कि इसने अपने पार्टी के खिलाफ जाके, या लोगों ने जिस पार्टी के लिए इसको चुन के दिया था उसके खिलाफ जाके वोटिंग किया है, तो इसको कितनी सजा। यह सिर्फ सिविल या पॉलिटिकल इशू नहीं रहा है, यह सेक्शन 420 में आने वाला इशू रह गया है। क्योंकि डेफिनेशन अगर हम देखेंगे 420 की, तो सेक्शन 417 उसको डिफाइन करता है, वो 415 डिफाइन करता है। वो कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा वादा किया जो आपको पता था कि आप पूरा नहीं करने वाले हैं, तो आपने चीटिंग की है। या तो अगर किसी को आपने कोई ऐसी चीज बताई जिसकी वजह से उसने कोई काम किया जो वो अदरवाइज नहीं करने वाला था, और आपने वो काम नहीं किया, तो ये चीटिंग है। तो आपने हमको एक मैनिफेस्टो दिया और कहा कि मैं इस प्रिंसिपल पे चलने वाला हूं, मैं आपको वैसे वोट नहीं देने वाला था अगर वो मैनिफेस्टो नहीं पढ़ता तो, लेकिन मैंने दिया और आपने अब उससे एग्जैक्ट उल्टा किया, तो क्या आपने मुझे चीट नहीं किया? तो हम छोटे छोटे व्यापारियों को 420 की इन केसेस में पकड़ के ले आते, लेकिन जिन्होंने पूरे देश के साथ, पूरे स्टेट के साथ ये किया, उनके लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाते। तो ये कानून बनाने की जरूरत है। और
सबसे खास अगर ये घोड़े बाजार को रोकना है सर, अब ये तो घोड़ा बाजार ही नहीं रहा, मैं नीचे बात कर रहा था, अब इसके लिए हमको एक कदम आगे जाना होगा। घोड़े बाजार में हम एक एक दो दो घोड़ों के सौदे करते थे, अब ये तो बैल बाजार हो गया, दावन से जितने बंदे सबके सब। हम बहुत सीरियस मोड़ पर आकर खड़े हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बातें बार बार याद आती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि हम संविधान कितना भी अच्छा बना ले, अगर उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग गलत होंगे तो वो फेलियर होगा। अगर हम संविधान कितना भी बुरा बना ले, उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान बहुत अच्छा होगा। संविधान को अपनाने के 1 साल के बाद ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आगे जाके कहते हैं कि मुझे लगता है इस संविधान को जला देना चाहिए। रिकॉर्डेड है स्टेटमेंट्स उनके, ये पार्लियामेंट में के स्टेटमेंट है। कुछ दिनों बाद किसी ने याद दिलाया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही कहते थे, संविधान निर्माता खुद कहता है कि मुझे संविधान जलाने की इच्छा होती है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर खड़े होकर कहते हैं कि थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। बोले ऐसा होता है कि हम अपने इष्ट के लिए, अपने देवता के लिए एक मंदिर बनाते हैं और उस देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठापना करने से पहले अगर दैत्य उस मंदिर का कब्जा ले लेंगे तो हमने उस मंदिर को गिराना ही चाहिए या बचाना चाहिए। तो संविधान ने जो हमको दिया है, जो हम पिछले 72 साल में लेके चल रहे हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, सेकुलरिज्म, अगर इस तरह से घोड़ों की तरह बिकने वालों की वजह से उस संविधान का फंक्शनिंग अगर धोखे में आता है तो आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? एज अ सिविल सोसाइटी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको मिरर बताएं। आप और मैं हो सकता है कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को मानने वाले हो, आप और मैं अलग अलग विचारधाराओं में विश्वास करने वाले हो सकते हैं, लेकिन इस देश की भलाई के बारे में हमारे में कोई विसंगति हो नहीं सकती, हमारे विचारों में कोई विसंगति नहीं हो सकती। अगर देश को संविधान के रास्ते पर ठीक ठाक चलाना है तो हमको यह फोर्स करना होगा कि इस तरह के कानून बने। अब इसका अगला इलाज क्या है? प्रॉब्लम्स तो है, सॉल्यूशंस भी तो होने चाहिए। एक तो ये कानून होना चाहिए, और देवेंद्र जी मेरी नजर में एक और सॉल्यूशन है इसका, कि हमने 2003 में अमेंड करके ओपन वोट्स ले आए हम, कि वोट्स को ओपन बताया जाए कि भाई तुमने बराबर वोटिंग किया है। लेकिन उसकी भी जरूरत क्या है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, राज्यसभा में राज्य को रिप्रेजेंट करने वाले लोग चाहिए, इंडिविजुअल नहीं चाहिए। कोई इंडस्ट्रियल हाउस के लोग नहीं चाहिए जो इंडस्ट्रियल हाउसेस को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि हमारे पास कोई मतदार संघ नहीं है इंडस्ट्रीज का, बल्कि स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले। तो क्यों ना इसके लिए एक प्रोपोर्शनेट सिस्टम रखा जाए, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का, कि भाई महाराष्ट्र है तो यहां भाजपा के 100 इतने हैं, राष्ट्रवादी के 100 इतने हैं, कांग्रेस के इतने हैं, शिवसेना के इतने हैं। तो उनको जिस तरह से अभी महानगर पालिका और नगर पालिका एक्ट में कमिटीज के नॉमिनेशंस के लिए प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन रखा है कि उनके जितने मेंबर्स हैं हाउस में उतने कमिटी में जाएंगे, उसी हिसाब से रखा जाए, वोटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहां का रहेगा? घोड़े बाजार से। जैसे आघाड़ी रजिस्टर करना है लोकल बॉडीज में, उसी तरह हाउसेस में भी बोला जाए जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने बताना उन्होंने वो किस तरफ बैठ रहे हैं। अगर वो अकेले रहना चाहते हैं तो उनका कोई से नहीं होगा। तो ये इस तरह की जो शर्मिंदगी एज अ वोटर मुझे होती है वो नहीं होगी, और करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा कि लोगों ने जो चुन के दिया है कि अगर 30% वोट एक पार्टी को मिले हैं तो उस स्टेट से 30% राज्यसभा को उस पार्टी के नॉमिनेट किए हुए लोग ही जाएंगे। तो ये अगर हम करते हैं तो शायद हम घोड़े बाजार से बच सकते हैं, और इस तरह से बार बार इलेक्शन से
हम पूरी तरह से बच सकते हैं, सिर्फ जरूरत है आपके और मेरे आवाज उठाने की। आज हम सोशल मीडिया देखिए, ज्यादातर हम, खासतौर से हमारे बच्चे यानी अगला जनरेशन, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है। बहुत खतरनाक बात। आधा ज्ञान, ये एक उर्दू की कहावत है, नीम हकीम खतरे जान, आधा डॉक्टर जान का खतरा। तो ये आधा ज्ञान जो है ये उनको बहुत गलत तरफ ले जा रहा है। आज आप ट्विटर लीजिए, ट्रेंडिंग क्या है, आप फेसबुक उठा के देखिए, तो लोग इस तरह की पार्टी को चेंज करने को भी सपोर्ट कर रहे हैं। लोग वेलकम कर रहे हैं कि यस, आप बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पहले गलती की थी तो ठीक है, आइए फिर से इलेक्शन में खड़े होइए, अगर आप चुन के जाते हैं तो ठीक है, वेल गुड, जनता के साथ है आप। नहीं, और जो लोग ओरिजिनल पार्टीज में चिटके हुए हैं उनके साथ गाली गलौज हो रही है, और वो भी किस बिना पर, जो संविधान के एग्जैक्टली उल्टा है। उस बिना पर कि संविधान की कसम खाकर एक मिनिस्टर साहब ने कुर्सी ली और फिर वो ये कहते हैं कि आप धार्मिकता पर नहीं थे, धार्मिक कट्टरवाद पे नहीं थे, नफरतों पे नहीं थे, इसलिए मैं आपके साथ में नहीं रहूंगा, मुझे सरकार ऐसी चाहिए जो धार्मिक कट्टरता पे चले। क्या हमारे संवैधानिक सिस्टम में ऐसे लोगों का संवैधानिक पदों पर रहना आपके और मेरे हित में है? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। जनमंच का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय विदर्भ।